ये वीडियो रहेगा आरआरबी जेईई का पीवाईक्यू है ये, इसमें CBD 2 के लिए टॉपिक रहेगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी से पहले, इंटरनल और जो भी नॉर्मल होता है, वो दोनों ही पेपर का जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ये हम लोग का सेकंड लेक्चर है, लेक्चर 2 है। पहले हम लोग ने सीमेंट का सारा क्वेश्चन करा है एक वीडियो में, आप लोग को मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। स्टार्ट करते हैं अब। मैं हूँ प्रशांत और ये चैनल है इंजीनियर प्रशांत। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, पूछ क्या रहा है, द सेपरेशन ऑफ वाटर और सैंड और सीमेंट फ्रॉम ए फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट इज नोन एज। ऑप्शन की तरफ देखते हैं, ऑप्शन डी को देखते हैं, फ्लडिंग, ये कहीं से होने का चांस नहीं है। और दूसरा क्रीप, ये इस टॉपिक से रिलेटेड ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो ये इस दोनों को डिस्कस करना ही बेकार है, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा ए और सी में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सेग्रीगेशन इसका आंसर होने वाला है। तो सेग्रीगेशन जो होता है, ये अगर वाटर सैंड और सीमेंट ये जो भी बाहर आ जाता है, अगर कोई कंक्रीट मिक्स है, अगर कोई कंक्रीट मिक्स है, अगर वो पुअरली डिज़ाइन है या फिर उसमें वाटर का या जो मिक्सर है वो प्रॉपरली नहीं है, तो उस केस में सेग्रीगेशन होने का चांस रहता है। मीन्स कुछ क्वांटिटी बाहर आ जाता है। वो क्यों आता है, क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का चक्कर होता है। जैसे कि हम लोग फ्लूइड में पढ़े होंगे, या फ्लूइड में हम लोग जानते हैं कि कोई अगर पार्ट कोई कोई भी मेटल है या कोई भी मटेरियल है, अगर उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से अगर ज़्यादा होता है तो वो डिप कर जाएगा, अगर वो कम होता है तो फ्लोट करने लगेगा, है नहीं। हालांकि वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, लेकिन नॉर्मली ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, है ना, फ्लूइड वाला में। वहाँ यहाँ भी सेम है, यहाँ भी मतलब कुछ फ्लूइड का ही चक्कर है पूरा। वो यहाँ पे थ्योरी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ऐसे समझ सकते हैं। तो सेग्रीगेशन में क्या है, वाटर सैंड और सीमेंट ये सब का आने का जो सेपरेट होने का जो प्रोसेस है, ये सेग्रीगेशन कहलाता है। जनरली कोर्स एग्रीगेट वाला सेग्रीगेशन बोला जाता है कि कोर्स एग्रीगेट अगर सेपरेट हो गया तो सेग्रीगेशन उसका स्पेशली नाम है। वैसे ही वाटर अगर सिर्फ बाहर आ जाता है तो तब ब्लीडिंग बोला जाता है। ठीक है, वाटर सीमेंट बाहर आ जाता है तो फिर उसको लेटेंस भी बोला जाता है, नहीं, अगर सीमेंट पेस्ट बाहर आ जाता है तो। ठीक है, तो उसी तरह से ये जो लेटेंस है और सेग्रीगेशन है, सॉरी लेटेंस है, ये ब्लीडिंग है, ये सब सेग्रीगेशन के अंदर आता है। तो ये कंबाइंड पूछ रहा है कि वाटर भी, अगर वाटर का आना या सैंड का आना या सीमेंट का बाहर आ जाना, मतलब सेपरेट हो जाना, ये सब क्या कहलाता है। तो इसके लिए सेग्रीगेशन बोलेंगे, क्योंकि कम मतलब इसके अंदर आता है ब्लीडिंग, या फिर बोला जाए कि लेटेंस, ये सब सेग्रीगेशन के अंदर आता है, नहीं उसका पार्ट है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, द सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल ऑफ कॉन्क्रीट, ब्रैकेट में लिखा है सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट, बिकॉज दे हैव डिफरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक, वही बात हमने समझा। इट इज़ ऑफ 3 टाइप। अगर वाटर सेपरेट होता है तो ब्लीडिंग कहलाएगा, कोर्स एग्रीगेट सेपरेट आउट एंड सिटिंग डाउन। ठीक है, तो इस केस में सेग्रीगेशन ही कर दिया जाता है। अगर कोर्स एग्रीगेट बाहर आता है तो उसको भी सेग्रीगेशन ही बोला जाता है। ठीक, इसमें फिर ब्लीडिंग के बारे में इसने भी लिखा, इन दिस वाटर फ्रॉम कॉन्क्रीट कम्स आउट टू द सर्फेस ऑफ द कॉन्क्रीट बिकॉज ऑफ द लो स्पेसिफिक ग्रेविटी। हमने बोला लो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहा, अगर वाटर से हमने फ्लूइड से कंपेयर करा था कि अगर वाटर से कम रहा, यहाँ पे भी अगर कोई मटेरियल कोई कंबाइन करके कंक्रीट बनाएगा तो उसका एक स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा। तो उससे कम स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला वो चाहेगा ऊपर आने का, अगर वो ढंग से डिज़ाइन नहीं है तो। अगर डिज़ाइन है तो वो कंबाइन करके रखेगा, नहीं। तो वही ये बोलने की कोशिश कर रहा है। और रीच मिक्स इज आर लेस प्रोन टू द ब्लीडिंग। रीच मिक्स जो होता है उसमें प्रॉपर्ली डिज़ाइन किया गया रहता है, जिसका भी प्रोपोर्शन सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट का जो प्रोपोर्शन होता है प्रॉपर्ली डिज़ाइन करा गया रहता है, तो उस केस में ब्लीडिंग का चांस कम होता है। और ये इट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द पोर इनसाइड, हेंस काउज द डिक्रीज इन द स्ट्रेंथ। ये जो हो रहा है कि ब्लीडिंग की वजह से क्या होता है कि अंदर ना पोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देता है। और फिर लीन मिक्स के बारे में अगर हम लोग समझा जाए कि लीन मिक्स क्या होता है, जिसमें क्या होता है, लीन मिक्स में प्रॉपरली जो कंक्रीट के लिए पेस्ट अवेलेबल होता है वो कम होता है, उसको लीन मिक्स बोला जाता है। अब क्वेश्चन नंबर फिर सेकंड पे चलते हैं। ये हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इतना काफ़ी था उसके लिए डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है, बैचिंग इन कंक्रीट रेफर्स टू। बैचिंग क्या होता है, तो हम लोग कंक्रीट जब प्रिपेयर करते हैं उसके पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट डालना है और कितना कितना क्वांटिटी में डालना है। तो वो कितना कितना क्वांटिटी में डालना है उसको डिसाइड करना, उसको कंट्रोल करना, वही कहलाता है बैचिंग। ठीक है, तो वो जो कंक्रीट में मतलब एक बैच होगा तो एक बैच में ईच मटेरियल का क्वांटिटी को कंट्रोल करना होता है।
नहीं तो क्या होगा, कंक्रीट क्या होगा, पुअरली डिज़ाइन हो गया कहीं तो फिर ब्लीडिंग हो जाएगा, या फिर वो स्ट्रेंथ जो हमको डिज़ायर है वो नहीं मिलेगा। नहीं, तो इसलिए बैचिंग भी एक बहुत मतलब इम्पोर्टेंट वर्क होता है। तो इसमें अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, कंट्रोलिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ ईच बैच को, टोटल नहीं, टोटल तो मतलब ऐसा हो जाएगा, कोई बोला कि सिर्फ सीमेंट ही डाल दिया हमने और कंक्रीट बना दिया, तो वैसा नहीं, हमको हर एक क्वांटिटी को जो प्रोपोर्शन है उसको ध्यान रखना है। तो हम लोग को ईच होना चाहिए, ईच क्वांटिटी होना चाहिए इसमें। तो देखो ऑप्शन ये नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है वेइंग द एक्यूरेटली द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल फॉर द जॉब बिफोर द मिक्सिंग, ये भी नहीं होगा। सी देखते हैं, कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ ईच मटेरियल इनटू द ईच बैच, ये आंसर होने वाला है सी, जो कि दिया हुआ है इसमें। हाँ, अब एक चीज़ इसमें देखेंगे बैचिंग में, ये हमने जो बताया वही चीज़ लिखा हुआ है, और ये हमें जानना चाहिए कि एग्रीगेट है, एडमिक्सचर है, और वाटर जो है सॉरी वाटर जो है, इसमें 3% का हम लोग ये एक्यूरेसी लेके चलते हैं प्लस माइनस, और सिमिलरली सीमेंट में हम लोग 2% प्लस माइनस लेके चलते हैं। अब दूसरा बात इसमें आ जाता है वेट बैचिंग और वॉल्यूम बैचिंग। जो वेट बैचिंग होता है ना, इंपॉर्टेंट वर्क में वेट बैचिंग का यूज़ करा जाता है, या फिर लार्ज प्रोजेक्ट में, और जो वॉल्यूम बैचिंग है स्मॉल प्रोजेक्ट में। इसके पीछे का जो वजह है, वॉल्यूम बैचिंग जो है ना, आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं देगा। जैसे अगर एक एक ये बॉक्स है, तो बॉक्स में अगर एक ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसका डेंसिटी कम है, तो क्या होगा, उसका जो मटेरियल उसमें कम कम ही मटेरियल में वो भर जाएगा, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा है अगर उससे फिल करोगे तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियल लगेगा। तो वॉल्यूम डिसाइड नहीं कर पाता है ढंग से कि उसमें कितना मटेरियल डाल पा रहे हो आप। हाँ, लेकिन छोटा मोटा बैच मतलब बैचिंग कर रहे हो तो उसमें हम लोग वॉल्यूम से काम चला लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन जब लार्ज प्रोजेक्ट में करते हैं काम, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये डिपेंड करने लगता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना क्या है कि जब वेट बैचिंग होगा तो लार्ज प्रोजेक्ट या इंपॉर्टेंट वर्क बोल दो, तो वहाँ पे वेट बैचिंग यूज़ करा जाता है, और वॉल्यूम बैचिंग स्मॉल प्रोजेक्ट में या स्मॉल वर्क में यूज़ करा जाता है। जैसे यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जो सैंड है वो अपना बल्किंग दिखाता है, मतलब उसका वॉल्यूम जो होता है बढ़ जाता है। अगर वाटर कंटेंट 2 से 4%, ये 4 से 6% डालोगे तो मैक्सिमम बल्किंग दिखाता है सैंड। वो कितना दिखाता है, 20 to 40% का बल्किंग दिखाता है सैंड। ठीक है, और ये पूछता है, ये भी क्वेश्चन है एक इसका, एसएससी भी पूछता है, आरआरबी भी पूछता है, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको कभी मिल ही जाएगा कि जो सैंड है वो किस परसेंट ऑफ वाटर पे मैक्सिमम ये बल्किंग दिखाता है, जो कि 4 to 6%। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके लिए इतना डिस्कशन काफ़ी था। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द ग्रिड M25 ऑफ कॉन्क्रीट वुड अप्रॉक्स द रेफर्स टू द मिक्स। इसका प्रोपोर्शन पूछ रहा है कि ये M25 में क्या प्रोपोर्शन यूज करा जाता है। इसके लिए हम लोग एक टेबल रेफर करेंगे, इस टेबल को आपको याद कर लेनी है। देखिए प्रोपोर्शन ये है, कुछ दिख रहा होगा क्लियर। हाँ, M5 से स्टार्ट करोगे तो पहला जो प्रोपोर्शन है सीमेंट का हमेशा 1 ही रहेगा प्रोपोर्शन में। सेकंड वाला M5 है तो ये 5 से स्टार्ट होगा। ठीक, जूम करता हूँ थोड़ा सा आपको क्लियर दिखाई दे। ये 5 से स्टार्ट होगा, 5 है तो 5 से, हमने ये याद करने के लिए बता रहा हूँ कैसे याद करना है। 5 से स्टार्ट होगा, और ये सेकंड वाला को ही रखना है। ये तो फर्स्ट वाला था, हमेशा 1 ही होने वाला है। तो ये 5 और इसके 2 टाइम्स ये सेकंड वाला होने वाला है। ये याद करने का तरीका है। ठीक है, चलो अब सेकंड, उसके बाद क्या करना, M5 के बाद आता है M7.5, और उसके बाद M10 आता है, M15 आता है, M20 आता है, M25 आता है, और ये लिख लेना। और उसके बाद ये 5 से स्टार्ट हुआ था तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाना, फिर 4, फिर 3, फिर 2 के बाद 1 नहीं 1.5 लिखना है, उसके बाद 1 लिखना है, और ये थर्ड वाला तो पता है हमें, सब में डबल होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको याद कर लेंगे। चलिए अब इसमें और क्या डिटेल्स दिया है इसको भी देख लेते हैं। जो कंक्रीट में जो सीमेंटिंग मटेरियल इसमें लिख रखा है कि लाइम होता है, जिप्सम होता है, और सीमेंट होता है। ये सब यूज करके कंक्रीट बनाया जाता है। अब एक है, ये कंक्रीट में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंक्रीट का डेंसिटी देगा और बोलेगा कि ये लाइट वेट कंक्रीट है, या फिर एक्स्ट्रा लाइट है, या फिर डेंस है, या फिर सुपर हेवी है। ये है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल तो ठीक है, टेबल से भी याद कर सकते हो, हम बता रहे हैं मेरे हिसाब से कैसे करना चाहिए इसको याद। आप काम करना, एक मार्जिन रखना, ये 1800 kg पर मीटर क्यूब, और दूसरा 2500 kg पर मीटर क्यूब। ये 2500 आपको याद रहेगा, आरसीसी का जो यूनिट वेट होता है उससे, इससे ध्यान रखना। और इससे जो होगा ये हेवी वेट हो जाएगा, और ये 1800 से कम होगा
वो लाइट वेट हो जाएगा, और इस बीच में जो होगा वो डेंस हो जाएगा, या फिर मीडियम भी बोला जाएगा कभी कभी। और फिर इतना ही याद रखोगे, और जब ये याद हो जाएगा, काफ़ी दिन लगेगा इसको याद करने में, आपको हो सकता है 2-3 दिन लगे, आपको कई बार क्वेश्चन करोगे तो ये जब सामने आएगा तो आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद आप ये बस बैक ऑफ द माइंड में ध्यान रखना कि एक लाइट वेट का भी मार्जिन होता है 500 के आसपास। इसको याद करने की जरूरत नहीं, ये बार बार आता नहीं है, इसी रेंज में आ जाएगा आपका जो भी क्वेश्चन होगा। दूसरा है, ये ग्रेड के हिसाब से भी बांटा गया है, लो स्ट्रेंथ और मीडियम स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ। तो देखिए, जो 40 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर से जो ज़्यादा होगा वो हाई स्ट्रेंथ होता है, और 20 से जो कम होता है वो लो स्ट्रेंथ होता है, इस बीच में जो होगा मीडियम होगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसके लिए इतना डिस्कशन काफ़ी था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है? द अकॉर्डिंग टू IS 456, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट इन kg पर क्यूबिक इंक्लूडिंग फ्लाई एश एंड स्लैग अलॉट इज। ये जो होता है आपको याद करने का बात है, 450 kg होता है, ये आप याद कर लोगे, इसको याद ही करना है। और इसके साथ और क्या हमें याद होना चाहिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है। देखो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये कंटेंट, मतलब ये कंटेंट है तो मैं यहाँ पे डिलीवर कर रहा हूँ इस कंटेंट को, ठीक है। तो मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट के हिसाब से हम लोग के पास मैक्सिमम वाटर कंटेंट पर क्यूबिक कंक्रीट में कितना होना चाहिए, ये एक गाइडलाइन है जिसको हम लोग याद करेंगे, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अगर एग्रीगेट 10 mm तक का मैक्सिमम ले रहे हो, मतलब 10 mm से ऊपर नहीं जा रहे हो, 10 mm तक मैक्सिमम ले रहे हो, तो उस केस में हम लोग का जो ये 280 लीटर मैक्सिमम वाटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं पर क्यूबिक में, ठीक। और वैसे ही 20 mm अगर एग्रीगेट यूज़ करो मैक्सिमम साइज, तो उस केस में 186 लीटर यूज कर सकते हो पर मीटर क्यूब ऑफ कॉन्क्रीट में। वैसे ही 40 के लिए बात करा जाए तो 165 लीटर हो जाएगा। अब इसको याद करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक्स मैं समझा देता हूँ कैसे होगा याद, और ये क्यों डिक्रीज हो रहा है ये वैल्यू। ये यहाँ पे देखोगे आप, एक मिनट, ये जैसे ही साइज, ये कंक्रीट का साइज घट रहा है, सॉरी बढ़ रहा है, तो ये जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जो है घट रहा है ना? क्यों? क्योंकि जो ये जितना छोटा साइज का आप एग्रीगेट यूज करोगे उतना उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता चला जाएगा, है ना? जैसे कि एक बड़ा सा कोई स्फीयर है, उसको तोड़ के बहुत छोटा छोटा स्फीयर बनाओगे, और जब उसका सरफेस एरिया छोटा छोटा वाला का सरफेस एरिया निकाल के जब जोड़ोगे और बड़ा वाला का सरफेस एरिया से कंपेयर करोगे, तो छोटा वाला का जो सरफेस एरिया होगा वो ज़्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो 10 mm के लिए 20 वाला से ज़्यादा सरफेस एरिया आएगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा वाटर कंटेंट लगेगा वहाँ पे प्रॉपर रिएक्शन के लिए, रिएक्शन कहने का मतलब कि बाइंडिंग के लिए। वैसे ही 20 mm के लिए 40 वाला से कम होना, ये ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए ये वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि 10 वाला सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया देगा, और फिर उसके बाद 20 वाला उससे थोड़ा कम देगा, और उससे भी कम देगा 40 वाला, तो इसलिए ये वैल्यू भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर रहा होगा मैं समझता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? सीमेंट कॉन्क्रीट इज है। सीमेंट कॉन्क्रीट एक विस्को इलास्टिक मटेरियल होता है जिसमें विस्कोसिटी और इलास्टिक प्रॉपर्टी दोनों ही होता है, तो इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 क्या बोल रहा है? टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। तो ये तो हम लोग ने, अगर आप आरसीसी पढ़ा होगा या कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ा होगा तो शुरू में ही आपको पढ़ाया गया होगा कि जो कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है 10% होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का उसके, या फिर 1/10 भी लिखा जाता है, दोनों ही एक की बात है। ये रेशियो के फॉर्म में, ये फॉर्म में है, और ये परसेंटेज के फॉर्म में है, राइट। तो ये आंसर इसका होगा सी। और कुछ खास बात है? बेंडिंग स्ट्रेंथ जो होता है कॉन्क्रीट का अबाउट 15% ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। वैसे ही शियर स्ट्रेंथ जो होता है 20% ऑफ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। ये मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक एवरेज मतलब अप्रॉक्स डाटा है जो कि मुझे एक बुक से मिला है। इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा मैंने, इस पे क्वेश्चन आपको 10-20 बार मिल जाएंगे, बहुत बार मिलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज इन द रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट। मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज इन द रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट, M20 यूज करा जाता है। अगर ये क्या है ना कि अगर न्यू कोड के हिसाब से देखा जाए तो न्यू कोड के हिसाब से मिनिमम ग्रेड जो होता है M20 होता है, लेकिन वही अगर 1978 वाला देखा जाए तो वहाँ पे M15 मिनिमम ग्रेड होता था। तो ये वाला अभी नहीं मारना, अगर ये जब तक कि ये मेंशन ना हो, ये वाला मारना आपको, M20 मिनिमम ग्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन द कॉन्क्रीट इज डिजाइन इनटू। देखो ये क्वेश्चन पुराना है, इसमें 7 ग्रेड लिखा है आंसर,
लेकिन 7 अभी नहीं होगा, अभी टोटल 19 ग्रेड हो चुका है, जो कि जिसमें हम इसमें दिखाते हैं। इसमें जो अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी करंट में 19 ग्रेड है, जिसमें से 8 हाई ग्रेड है, हाई स्ट्रेंथ है, स्टैंडर्ड 8 है और ऑर्डिनरी 3 है। ऑर्डिनरी ये याद रखना, इससे क्वेश्चन बनता है M15 M10 M15 और M20, ठीक है। ये तीनों ही पूछ देता है कि कौन सा ग्रेड ऑर्डिनरी ग्रेड है, और बाकी ये स्टैंडर्ड और हाई स्ट्रेंथ वाला उसमें रहेगा 3 और एक इसमें से कोई रहेगा। तो इसे आपको याद रखना है, खासकर ये वाला ऑर्डिनरी ग्रेड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ कॉन्क्रीट। तो इसका आंसर आपको याद करना है, एल्कोहल। अगर इसके डेप्थ में जाओगे तो आपको केमिस्ट्री का बहुत सारा चीज़ें जानना पड़ेगा, तो उतना ये बार बार इससे क्वेश्चन आता नहीं, कभी मिल जाता है, तो बस इसको ऐसे याद कर लेना है। सीवेज तो नहीं होगा, क्योंकि सीवेज अगर नहीं रिएक्ट करता तो फिर हम लोग को सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है ना। इतना सारा सीमेंट पे रिसर्च करने की क्या जरूरत पड़ती है, या फिर क्यों ख़राब होता फिर, मतलब अगर हम लोग सॉइल में अगर कोई कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते तो फिर स्वेलिंग क्यों होता, नहीं वो सब क्यों होता, या जल्दी ख़राब क्यों होता, ख़राब हो जाता है अगर देखते हो जो भी अगर सॉइल के कंटेक्ट में बनाया जाता है या फिर सीवेज के कंटेक्ट में बनाया जाता है, तो वो सब बहुत ज़्यादा जल्दी उसका वियर एंड टियर होता है। तो इसीलिए तो सल्फेट रेसिस्टिंग सीमेंट वगैरह बनाया जाता है ना। तो ये तो सीवेज वाला होगा नहीं। और बाकी इसके बारे में आपको जानना है तो आपको केमिस्ट्री में ज़्यादा रिसर्च करना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आप सिर्फ इसका आंसर याद कर लो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। बोल रहा है ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट इज साइड टू बी अकर व्हेन। ब्लीडिंग हमने क्या बोला था, वाटर बाहर आता है या फिर पेस्ट बाहर आता है, द सीमेंट पेस्ट राइजेस टू द सर्फेस ऑफ द कॉन्क्रीट, ये होगा वही। इसका अगर फिर से मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये पहला ही शायद या सेकंड क्वेश्चन में सेम चीज़ था, तो इसको फिर से इसी वीडियो में डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता है। हाँ, ये क्वेश्चन नया है। द मिनिमम टाइम बिफोर द स्टिकिंग द फॉर्म फॉर द कॉलम एज पर द IS 456। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ये एक टेबल है जो कि IS कोड का है, मैंने जो भी रिकमेंडेशन दिया है उसको डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है कि जो वर्टिकल मेंबर्स होते हैं फॉर्म वर्क में वो जो होते हैं 16 to 24 आवर के अंदर आप निकाल सकते हो उसको, कहीं और वर्क में फिर लगा सकते हो। वर्टिकल मीन्स जो वाल के पैरेलल वाल में लगा होता है या फिर कॉलम में लगा होता है, बीम में भी मतलब लगा होता है कहीं कहीं पे, बीम में सभी जगह लगा रहता है जो वर्टिकल वाला मेंबर, ठीक है। तो वो सब हम लोग निकाल सकते हैं, 24 घंटे में निकाल सकते हैं। अब दूसरा बात आता है स्लैब और बीम। तो देखो स्लैब जो है ना थोड़ा सा लाइट है एज कम्पेयर टू बीम, है ना, क्योंकि बीम काफ़ी डेप्थ होता है स्लैब से, स्लैब तो काफ़ी मतलब थिन होता है अगर देखा जाए तो, कंपेयर करा जाए स्लैब से, तो इसलिए स्लैब का जो ये जो फॉर्म वर्क निकालने का जो टाइमिंग होगा हमेशा कम होगा बीम से। इस तरह ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूज़न होगी तो डिसाइड करने में आंसर, तो इसलिए मैं ये इसके पीछे का बात बता रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, सॉफिट जो होता है, जो कि वर्टिकल मेंबर जो सपोर्टिंग मेंबर होता है ना, जैसे बम्बू वगैरह लगाया जाता है, वो होता है सॉफिट, ठीक है। अभी तो मतलब स्टील का भी ये सर्कुलर पाइप भी लगाया जाता है ना, तो वो भी लगाया जाता है, तो वो सब होता है सॉफिट। सॉरी प्रॉप्स वो होता है, प्रॉप्स उसको बोलते हैं। सॉफिट फॉर्म वर्क जो होता है फॉर्म वर्क को बोला जाता है, ठीक है। तो सॉफिट फॉर्म वर्क टू द स्लैब, तो स्लैब से जो फॉर्म वर्क निकालना है और उसमें क्या करना है, क्या लिखा है, प्रॉप टू बी फिक्स्ड, मतलब कि फॉर्म वर्क निकाल कर प्रॉप्स को सपोर्ट को लगे रहने देना है। उस केस में हम लोग 3 दिन में निकाल सकते हैं वो फॉर्म वर्क को। और सेम केस अगर बीम के साथ करा जाता है तो 7 दिन में निकाल सकते हो, मतलब उसमें भी फॉर्म वर्क निकालना है और प्रॉप्स को लगा देना है फिर से, तो उसमें 7 दिन में। और फिर आता है प्रॉप्स कैसे निकालेंगे, कब निकालेंगे, तो प्रॉप्स जब निकालेंगे उस केस में क्या है कि स्लैब में 2 केस बनता है। अगर स्लैब का स्पैन जो है 4.5 mm ये मीटर के अंदर है तो हम लोग 7 दिन में निकाल सकते हैं, और अगर 4.5 से ज़्यादा है तो 14 दिन में निकाल सकते हैं। और फिर बीम और आर्च का दोनों के लिए सेम दिया हुआ है रिकमेंडेशन। अगर ये स्पैनिंग 6 मीटर के अंदर है तो 14 दिन में निकाल सकते हो, अगर 6 मीटर से ज़्यादा है तो इस केस में 21 डेज होता है, ठीक है। तो ये है, आपको ऐसे याद कर लेना है, 3 दिन और 7 दिन, फिर 7 फिर आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 14, फिर 21, ऐसे याद कर लेना, और इसी ऑर्डर में इसको आपको याद करेंगे तो बार बार भूलेंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे 21 डेज होगा, मैं एक बार फिर से लिखूँ क्या, 21 डेज होगा जब अगर 6 मीटर से ज़्यादा होगा, बार बार बोल दे रहा हूँ, गलती से, सॉरी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456, if the maximum aggregate size increases from 20 mm to 40 mm, the minimum cement content required changes by। तो इसमें जो है एग्रीगेट का जो साइज के साथ साथ 2-3 ये मतलब IS कोड का रिकमेंडेशन है, यहाँ पे हमने लिख रखा है
10 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज एग्रीगेट का जो अगर 10 mm है तो उस केस में हम लोग एडजस्टमेंट हम लोग 40 kg ऐड कर सकते हैं, मतलब प्लस 40 kg हो सकता है। अगर 20 mm साइज रहा तो कोई भी एडिशन नहीं होगा या सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, और वही अगर 40 mm रहा तो उसमें से -30 kg पर क्यूबिक करा जा सकता है। मिनिमम सीमेंट एडजस्टमेंट टू द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, ठीक है, ये सीमेंट कंटेंट है केजी पर क्यूबिक में। होपफुली ये अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ। नॉमिनल मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जो है अगर 10 mm है तो उस केस में +40 kg पर क्यूबिक एडजस्ट कर सकते हैं सीमेंट कंटेंट। वही 20 रहा तो कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, अगर 40 रहा तो -30 kg पर क्यूबिक एडजस्ट कर सकते हैं सीमेंट कंटेंट को। इसमें भी लॉजिक है थोड़ा सा, देखो इसमें इस तरह से याद करना कि जैसे कि ये 10 mm है तो 10 mm का जो एग्रीगेट होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो उसको क्या होगा कि उसके लिए सीमेंट कंटेंट की ज़्यादा ज़रूरत होगी, मतलब जो पेस्ट होगा वो ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो उसके लिए सीमेंट कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा, तो इसलिए 40+ होगा, है ना। और अगर 40 mm साइज़ का एग्रीगेट यूज़ करोगे तो उसमें क्या है कि सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि बड़े बड़े एग्रीगेट हो जाएंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो उस केस में कम भी पेस्ट बनाना तो वो सफिशिएंट वर्केबिलिटी वगैरह दे देंगे, जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगा, तो उसमें माइनस करा गया 30, ठीक है, और 20 परफेक्ट बैठता है जिसमें कि कोई भी एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से ये याद कर सकते हैं और यही सही भी है। तो क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। द कॉन्क्रीट इन अ मेंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए कोर टेस्ट, ठीक है, कोर टेस्ट शैल बी कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल इफ द एवरेज इक्विवेलेंट क्यूब स्ट्रेंथ ऑफ द कोर is equal to at least x% of the corresponding cube strength. What is the value of x%? देखो क्या है कि क्यूब स्ट्रेंथ जब हम लोग देखते हैं, मतलब निकालते हैं तो टेस्ट होता है, तो कई सारा स्पेसिमेन का टेस्ट होता है, तो उसमें 3 स्पेसिमेन का क्या होता है, एवरेज लिया जाता है। 3 स्पेसिमेन का हम लोग पहले क्या करते हैं, स्ट्रेंथ निकाला हुआ रहता है, उसका एवरेज लिया जाता है, तो एवरेज जो वैल्यू आता है उसमें क्या करा जाता है, +- 15% करा जाता है। तो 15% प्लस माइनस करोगे तो दो वैल्यू आएगा, एक प्लस करने पे एक माइनस करने पे, तो वो जो तीनों स्पेसिमेन का इंडिविजुअल का जो था वो इस रेंज के बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एटलीस्ट मतलब मिनिमम पूछ रहा है, मतलब 85% होगा, -15 कर दोगे 100 में से तो 85, तो आंसर इसका हो जाएगा 85%, ठीक। इसके साथ एक और जानकारी है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। तो अगर कंक्रीट का अगर देखा जाए तो दो तरह का स्पेसिमेन टेस्ट करा जाता है, एक सिलेंड्रिकल और एक क्यूबिकल। अपने देश में क्यूबिकल करा जाता है, क्यूब करा जाता है, और यूएस वगैरह में सिलेंडर करा जाता है। और सिलेंडर का जो स्ट्रेंथ होता है ना, क्यूब के स्ट्रेंथ से कम होता है। सिलेंडर का स्ट्रेंथ यहाँ पे मैंने लिख रखा है, सिलेंडर का स्ट्रेंथ जो होता है क्यूब का स्ट्रेंथ से 80% ही होता है। और ये जो क्यूब का ये सिलेंडर का स्ट्रेंथ है ज़्यादा, मतलब एक्चुअल स्ट्रेंथ के आसपास होता है, ठीक है। तो ये सिलेंडर हालांकि ज़्यादा अच्छा था सिलेंडर का स्ट्रेंथ टेस्ट करना, क्योंकि ये एक्चुअल जो मतलब आपका एक्चुअल ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसके आसपास रहता है। इसके पीछे बहुत सारा ये डिस्कशन है, उस पर नहीं जाएंगे, ये सिर्फ हम बताना था ये वाला 80% होता है। और अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो होता है 85% ऑफ सिलेंडर होता है। तो यहाँ पे अगर 85%, और फिर अगर सिलेंडर के जब क्यू को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे 80%, और ये आ जाता है एफ स्ट्रक्चर जो हो जाता है 67% ऑफ एफ सी के हो जाता है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब होता है, एफ सी के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब, ये याद रखना है आपको कैसे हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स एज पर द रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या क्या बन रहा है। ऑप्शन ये क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट मिक्स एज पर द इंडियन रिलेवेंट इंडियन स्टैंडर्ड। डिजाइन मिक्स में कौन सा नहीं यूज़ करा जाता, ठीक है। तो एयर कंटेंट हम लोग डिसाइड करते हैं, वाटर कंटेंट भी हम लोग डिसाइड करते हैं, एडमिक्सचर भी हम लोग डिसाइड करते हैं, लेकिन बल्क डेंसिटी तो यार सबको डिसाइड करने के बाद आप लोग कर सकते हो कि कितना बल्क डेंसिटी है उसका, इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे ये टारगेट मीन स्ट्रेंथ भी दिया है फार्मूला, आप चाहो तो देख सकते हो। टारगेट मीन स्ट्रेंथ होता है एफ सी के प्लस 1.65 एंड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फिर वो पहले हमने जो टेबल पढ़ा था उसी से ये है, द मिनिमम टाइम बिफोर द स्टिकिंग द प्रॉप्स टू द स्लैब। यहाँ पे स्पैन का वैल्यू भी दे रखा है, लेस देन 4.5 मीटर है। तो क्या बोल रहा है, बात है स्लैब की कर रहा है और लेस देन इतना है,
तो स्लैब के लिए कितना था, 7 था और 14 था, 7 दिन और 14 दिन था अगर प्रॉप की बात कर रहा होता। तो इस केस में 7 आएगा। अगर ये ग्रेटर देन 4.5 रहता तब 14 हो जाता आंसर। और अगर यही अगर बात करता किसका, स्लैब में प्रॉप्स को फिक्स कर दे रहा और फॉर्म वर्क निकाल रहा है, तो उस केस में हो जाता कितना दिन, 3 दिन होता है। और 7 दिन था सेम कंडीशन में बीम के लिए है। ये फिर से वही डेटा है। और इसमें एक और चीज़ है जो कि जानना चाहिए, मैं अभी बताता हूँ। हाँ, इसमें ये हमने टेबल तो बता दिया था, लेकिन इसमें एक और इन्फॉर्मेशन हम ऐड करने वाले हैं। ये तो नॉर्मल ओपीसी के लिए इसने दे रखा है कि ओपीसी के लिए ये होगा। अगर हम लोग कंक्रीट यूज़ कर रहे हैं, कंक्रीट बना रहे हैं, इसमें हम लोग अगर एडमिक्सचर डाल दिया, एडमिक्सचर, और जैसे कि फ्लाई ऐश हो गया, स्लैग हो गया, ये सब डाला रहेगा, तब इसका जो ये फॉर्म वर्क रिमूव करने का जो टाइम है ये अलग हो जाएगा। देखो इसमें सेम रहता है, इसमें सेम ही रहेगा, इसमें भी सेम आएगा, सेम कर लेंगे। और ये इसमें चेंज होगा, इसमें 7 की जगह 10 डेज हो जाएगा। और फिर यहाँ भी जहाँ जहाँ 7 है वहाँ 10 डेज हो जाएगा। बाकी सब ये सेम रहने वाला है, ये भी सेम रहने वाला है, ये भी सेम रहने वाला है। तो ये 7 का जहाँ जहाँ 7 दिन है वहाँ वहाँ 10 दिन होने वाला है, बाकी सब सेम ही रहने वाला है। ये था इसमें, जब एडमिक्सचर यूज होगा कंक्रीट में तब इसका फॉर्म वर्क रिमूव करने का जो टाइमिंग है थोड़ा सा चेंज आता है। ठीक है। और ये इसमें, हाँ, इसमें एक और चीज़ ध्यान रखना, द एबव स्पेसिफिकेशन आर वैलिड फॉर ओपीसी वेयर एम्बिएंट टेम्परेचर नॉट फॉल बिलो द 15 डिग्री। ये टेम्परेचर इससे कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये टाइम वहाँ पे, मतलब ये जो लॉ जो भी ये इसने आईएस कोड ने दे रखा है ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है। क्या बोला था, अदर सीमेंट एंड मॉडिफाइड ठीक है। दूसरा हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द बैचिंग टॉलरेंस फॉर द सीमेंट एज पर द आईएस 456। सीमेंट के लिए जो टॉलरेंस हमने देखा था, शुरू में ही देखा था, जैसे कि आते हैं दिखाता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर, हाँ हाँ, ये इधर हमने यहाँ पे टॉलरेंस जो था दिखाया था कि एग्रीगेट हो गया, एडमिक्सचर हो गया या वाटर कंटेंट हो गया, इसके लिए 3% का टॉलरेंस अलाउ करेंगे, और वही सीमेंट के लिए हम लोग 2% का टॉलरेंस अलाउ करेंगे। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। हम लोग का क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन था, राइट। हाँ, ये था। तो इसका आंसर होगा, आंसर सी होगा। ये फिर से वही चीज़ दिया हुआ है, इसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमने पहले ही कर दिया डिस्कशन। फिर से 17 में बहुत ज़्यादा 2 बार हो चुका है। हाँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द रिकमेंडेड स्लम ऑफ कंक्रीट फॉर द हैंड प्लेस पेवमेंट कंस्ट्रक्शन इज। इसको देखते हैं। इसके लिए हम लोग एक टेबल याद करेंगे, ये आईएस कोड का ही है ये भी। तो ये सब अभी हम लोग याद नहीं करने वाला है इस क्वेश्चन में, इसको इग्नोर कीजिएगा, इसको भी अभी इग्नोर कीजिएगा, हम लोग इसको याद करेंगे। ये जो स्लम वैल्यू है 0, ये कब यूज़ करेंगे, जब प्री कास्ट जो पेविंग स्लैब होता है, जो पहले से रेडीमेड स्लैब जो आता है ना, जो यूज़ होते हैं रोड के लिए, वहाँ पे जो स्लैब बनाया जाता है, जो फैक्ट्री में बनता होगा या कहीं भी प्लांट पे बनता होगा, तो वहाँ पे 0 स्लम पे बनता है, ये बोल रहा है। और ये फिर बोल रहा है सेकंड, 0 से 25 mm में स्लम, ये रोड पे यूज़ करते हैं कहाँ पे, जहाँ पे पावर वाइब्रेटर यूज़ हो रहा होगा, पावर वाइब्रेटर उसको उसमें यूज़ कर रहा होगा उस केस में। अब 25 से 50 मास कॉन्क्रीटिंग, लेकिन रेनफोर्समेंट वहाँ पे होना चाहिए लाइट। ठीक है, मीन्स स्पेस होना चाहिए कि कंक्रीट अंदर जा सके। हेवी मतलब रेनफोर्स होगा तो उसमें स्पेसिंग कम होगा, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, स्लम थोड़ा बढ़ाना पड़ता है ना। तो मतलब स्लम बढ़ाना मतलब वर्केबिलिटी बढ़ाना, राइट। तो ये 25 से 50 होगा मास कॉन्क्रीटिंग के लिए, लाइट रेनफोर्स सेक्शन के लिए, और रोड के लिए भी होगा अगर हैंड वाइब्रेटर होगा तो इसमें क्या पूछ रहा था क्वेश्चन, यही पूछ रहा था शायद। क्या बोला, स्लम कंक्रीट हैंड बेस्ड पेमेंट कंस्ट्रक्शन, तो ये 25 से 50 होगा, 25 से 50 होगा, लेकिन बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा ये 25 से 75 होगा। हमेशा ये एग्जैक्ट जो रेंज है वो नहीं दिया रहेगा, थोड़ा सा डेविएट होगा ये रेंज। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद 50 से 100 वाला बात करें तो ये फ्लैट स्लैब में यूज़ करा जाता है, जहाँ पे हेवली रेनफोर्स सेक्शन में भी यूज़ करा जाता है, और आरसीसी सेक्शन मैनुअली अगर वाइब्रेट करा जा रहा है वहाँ पे मैनुअली वाइब्रेट कर रहा होगा, तो वहाँ पे आप ढंग से वाइब्रेट नहीं कर पाओगे, अगर स्लम बढ़िया मतलब ये 50 से 100 नहीं रहा तो। अगर कम स्लम दिया गया तो वहाँ पे वाइब्रेट नहीं कर पाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, हनी कॉम्बिंग जो होता है, जो स्पेस वॉइड बच जाता है वो सब हो जाएगा, तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। आप फिर देखें 100 से 175 ये होता है कंजस्टेड आरसीसी जो होता है, रेनफोर्स होता है, वहाँ पे ये यूज़ करा जाता है।
जहाँ पे वाइब्रेटर यूज़ नहीं करा जाता है या सूटेबल नहीं होता है। और एक चीज़, एक स्लम्प और याद करेंगे, ये सब काम के लिए कौन कौन सा, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 40 से, ये 20 से 40, और ये स्लैब हो गया, पियर हो गया, कॉलम वॉल हो गया, ये 40 ये 40 to 50, ये खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कैनाल लाइनिंग के लिए 70 से 80 यूज होता है, और नॉर्मल आरसीसी वर्क के लिए 50 से 120 होता है, और मास कंक्रीटिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये थर्ड और ये फिफ्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 से 50, और कॉन्क्रीट टू बी वाइब्रेटेड 10 to 25। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी चाहिए। और फिर 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रिकमेंडेड स्लम फॉर द पम्पेबल कॉन्क्रीट, पम्प्ड कॉन्क्रीट। तो ये आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन बुक में आंसर सी दिया हुआ है, मैं दिखाता हूँ कैसे आंसर सी होना चाहिए। देखिए, पम्पेबल कंक्रीट के से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बन सकता है हम लोग इस पैराग्राफ में डिस्कस करते हैं। पम्पेबल कंक्रीट इज दैट टाइप ऑफ कंक्रीट इन कंक्रीट विच कैन बी पोस्टेड थ्रू ए पाइपलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग पाइपलाइंस के थ्रू पोस्ट करते हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। पम्पेबल कंक्रीट का मतलब है कि पंप से हम लोग पंप करते हैं पुश करके, और जैसे कि टनल्स वगैरह में हम लोग पंप का यूज़ करिए, पंप का यूज़ करके कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, या फिर हाई राइज बिल्डिंग में भी यूज़ करा जाता है ऐसा। आप देखे होंगे अगर ट्रेनिंग वगैरह में गए होंगे या फिर आप वर्क कर रहे होंगे तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो पाइप का डायमीटर होता है ना, ये याद रखना है, 3 से 4 गुना होता है एग्रीगेट साइज़ का डायमीटर से। अगर 20 mm का, अगर 20 mm साइज़ का एग्रीगेट यूज़ कर रहा हो मैक्सिमम साइज़ का, तो उस केस में आप क्या करोगे, 60 से 80 60, हाँ 60 से 80 mm का पाइप डायमीटर होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, मोस्टली जो होता है 125 mm का डायमीटर का जो पाइप होता है वो यूज होता है। ये जो कंक्रीट को पंप करने के लिए जो पाइप यूज होता है वो 125 mm का यूज़ करा जाता है। और कितना, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और क्या बोल रहा है, और स्लम्प, हाँ यहाँ पे इस पॉइंट पे लिखा हुआ है स्लम्प का वैल्यू मिनिमम 50 होना चाहिए और मैक्सिमम 80 mm होना चाहिए। इसको जब आप इंच में कन्वर्ट करोगे तो ये 2 इंच आएगा, और इसको करोगे तो अप्रॉक्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 2 से 3 इंच ही आएगा। लेकिन उसमें पता नहीं क्यों आंसर दिया हुआ है, वो मुझे लग रहा है ये वाला आंसर टिक कर दिया है, मतलब मार दिया कॉपी, ये डायमीटर के लिए बोल रहा है, नहीं क्यों है पता नहीं, बुक समझे। द वाटर सीमेंट रेशियो, हाँ वाटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटर सीमेंट रेशियो जो है 0.5 से 0.65 के बीच में होना चाहिए, अगर जो कंक्रीट बना रहे हो उसको पंप करके ट्रांसपोर्ट करना है तो, और प्लेस करना है तो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 20 पे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू IS 456, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन टू बी टेस्टेड फॉर द एस्टिमेटिंग द कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। तो मिनिमम जो होता है 3 यूज़ करा जाता है, और ठीक है ये तो आंसर हो गया, लेकिन कुछ खास बात हम लोग इसमें देखेंगे। कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है उसके लिए हम लोग जो स्पेसिमेन होता है 150 mm साइज़ का यूज़ करते हैं, 150 बाई 150 बाई 150। ठीक है, और ये कितना दिन के लिए, हम लोग 28 दिन पे ये हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका, मतलब 28 दिन क्यूरिंग करने के बाद हम लोग उसको टेस्ट करते हैं, तो ये 28 दिन का बोला जाता है कि 28 दिन का उसका स्ट्रेंथ है। ठीक, और ये देखो कितना वॉल्यूम पे कितना नंबर ऑफ स्पेसिमेन यूज़ करेंगे ये इसमें दिया गया है। तो वॉल्यूम अगर 1 से 5 मीटर क्यूब है तो उस केस में 1, अगर 6 से 15 है तो ये 2, 16 से 30 है तो 3, और 31 से 50 है तो 4, और 50 से ज़्यादा है तो उस केस में 4 + 1। 1 का मतलब है कि 50 के बाद जितना 50 और बढ़ेगा हर एक के लिए, मतलब एक सैंपल बढ़ जाएगा। जैसे कि अगर सपोज करते हैं कि 100 मीटर क्यूब का कंक्रीट है तो उस केस में सैंपल जो होगा 5 सैंपल होगा, 4 + 1। या फिर अगर 70 में क्यूबिक भी है तब भी हम लोग 4 + 1 ही लेंगे। लेकिन हाँ 100 से ज़्यादा हो गया, जैसे 150 हो गया या फिर 125 या 120 हो गया, उस केस में एक और बढ़ जाएगा, नहीं 50 से ज़्यादा हो गया तो 250 हो गया लगभग, तो उस केस में 6 ले लेंगे, 5 प्लस 4 + 1 + 1 कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन इस वीडियो में ही रहेगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा जा रहा है, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।